कभी सोचा है हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे नापते हैं? मतलब एक छोटे से अणु से लेकर ब्रह्मांड की विशाल दूरियों तक। चलिए लंबाई की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरते हैं। देखिए, ये सब ना एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू होता है। ये कितना लंबा है? और बस इसी एक सवाल ने हमें सदियों की खोज और नई नई तकनीकों के एक शानदार सफर पर भेज दिया है। तो हम अपनी उंगलियों की चौड़ाई से शुरू करेंगे और परमाणुओं के केंद्र तक का सफर तय करेंगे। ये पैमाने का एक ऐसा सफर होने वाला है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन पहले और सबसे आसान माप उपकरणों से जो मानवता के पास कभी थे, यानी हमारा शरीर खुद। जरा सोचिए, अगर आसपास कोई फुट्टा या रूलर न हो तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे पूर्वजों ने वही किया जो सबसे स्वाभाविक था। उन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल किया। अंगुल यानी उंगली की चौड़ाई जैसी इकाइयां शुरुआती माप की नींव थी। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे से लिए गए माप नहीं थे। इन शारीरिक इकाइयों को बड़ी ही चतुराई से एक सिस्टम में पिरोया गया था। जैसे 4 अंगुल मिलकर एक गिरह बनाते थे और 16 गिरह से एक गज बनता था। ये मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन की दिशा में एक शुरुआती और बहुत ही अहम कदम था। अच्छा, शरीर के अंगों से छोटी चीजें मापना तो ठीक है, लेकिन जब शहर या देशों के बीच की बड़ी दूरियों को मापना हो तब क्या? यहीं पर मानकीकृत इकाइयों की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर मीट्रिक सिस्टम जैसी आधुनिक प्रणालियां कमाल कर जाती हैं। सब कुछ 10 की गिनती पर आधारित है। कितना आसान! 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं और 1000 मीटर मिलकर बन जाता है 1 किलोमीटर। इस तार्किक सिस्टम की वजह से दुनिया भर में गणना करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये एक दिलचस्प तुलना है। आज हम किलोमीटर में सोचते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में योजन का इस्तेमाल होता था। एक योजन पता है कितना? लगभग 13 से 16 किलोमीटर के बराबर। और ये इस बात पर आधारित था कि एक बैलगाड़ी एक दिन में कितनी दूर जा सकती है। इससे पता चलता है कि माप हमेशा हमारी इंसानी दुनिया से कैसे जुड़ा रहा है। तो विशाल दूरियों से चलिए अब एक ऐसी दुनिया की ओर सफर करते हैं जो हमारी आंखों से पूरी तरह अदृश्य है, बिल्कुल अनदेखी। अब हम सूक्ष्मदर्शी की दुनिया में घुस रहे हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रोन से, जो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। एक अंदाजा लगाने के लिए इंसान का एक बाल लगभग 50 से 100 माइक्रोन मोटा होता है। इतना छोटा! और हम और भी छोटे होते जा रहे हैं। 1 नैनोमीटर माइक्रोन से भी 1000 गुना छोटा होता है। ये वो पैमाना है जिस पर हम डीएनए और कंप्यूटर चिप्स जैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यही नैनो टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को आकार दे रही है। अब हम परमाणुओं के दायरे में हैं। एंगस्ट्रॉम का उपयोग इन अविश्वसनीय रूप से छोटी संरचनाओं को मापने के लिए किया जाता है। ये इतना छोटा है कि ये 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा है। हम सचमुच में वास्तविकता के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख रहे हैं। और यहाँ हम अपने सफर के लगभग अंत में हैं, सबसे छोटे पैमाने पर जिसकी कल्पना की जा सकती है। फर्मी का उपयोग परमाणु के नाभिक यानी उसके घने केंद्र को मापने के लिए किया जाता है। ये इतना छोटा है कि इसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पर एक अहम बात यह है कि सिर्फ अलग अलग इकाइयाँ होना ही काफ़ी नहीं है। माप की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। अल्पतमांक या लीस्ट काउंट ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे सोचें जैसे अपने रूलर पर बने सबसे छोटा निशान। हम उस निशान से छोटी किसी भी चीज को सटीक रूप से नहीं माप सकते। तो एक उपकरण जितना छोटा माप सकता है वो उतना ही सटीक माना जाता है। यहाँ हम साफ साफ देखते हैं कि अलग अलग उपकरणों की सटीकता कैसे अलग होती है। एक सामान्य मीटर पैमाना केवल 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक माप सकता है, लेकिन एक पेच मापी जो कि एक बहुत ज्यादा विशिष्ट उपकरण है, वो 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक माप सकता है। ये सटीकता में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए उस विशाल यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं जो हमने पैमाने के इस पूरे स्पेक्ट्रम में की है। तो हमने वाकई एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। हमने अपनी उंगलियों की चौड़ाई यानी अंगुल से शुरुआत की, फिर किलोमीटर और प्राचीन योजन के साथ दुनिया को पार किया और फिर नैनोमीटर के साथ अनदेखी दुनिया में गोता लगाया। और इन सब में हमने सीखा कि ये सब कुछ सटीकता पर निर्भर करता है, हमारे उपकरणों के अल्पतम मांग पर। ये सब असल में माप के जरिए हमारे ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज का ही एक हिस्सा है।
ये हमें कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हो और साइज इंच में देखकर सिर चकरा गया हो, या फिर कोई डीआईवाई प्रोजेक्ट शुरू किया हो और सारे माप सेंटीमीटर में बदलने पड़ गए? अरे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। चलिए दीपा से मिलते हैं। दीपा को स्कूल के लिए एक नई यूनिफॉर्म चाहिए। उसकी माँ दर्जी से कहती हैं, अरे लंबाई 4 अंगुल ज्यादा रखना। अब बेचारी दीपा सोच में पड़ जाती है, ये अंगुल क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है? और सच कहूं तो दीपा की ये कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। दीपा की यही उलझन एक बहुत बड़े सवाल को सामने लाती है। आखिर ये लंबाई नापने के इतने सारे अलग अलग तरीके हैं क्यों? इंच, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब आए कहाँ से और इनमें असल में क्या फर्क है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले माप के 2 मेन सिस्टम्स को समझेंगे, फिर इंच और सेंटीमीटर की दिलचस्प कहानियों में गोता लगाएंगे, और हाँ, सबसे जरूरी ये सीखेंगे कि इन्हें चुटकियों में कैसे बदला जाए, और ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि पूरी दुनिया में हर कोई एक ही तरह से चीजों को नहीं मापता। असल में जब मापने की बात आती है तो दुनिया 2 बड़ी टीमों में बटी हुई है। एक टीम है इंपीरियल सिस्टम की, इसमें इंच, फुट जैसे माप आते हैं। ये सिस्टम ज्यादातर अमेरिका, यूके और कनाडा में चलता है। और दूसरी टीम है मेट्रिक सिस्टम की, जिसमें सेंटीमीटर और मीटर होते हैं। ये सिस्टम भारत समेत लगभग पूरी दुनिया में साइंटिफिक कामों और स्टैंडर्ड इस्तेमाल के लिए अपनाया गया है। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और इंच की कहानी जानते हैं। ये यूनिट जितनी कॉमन है उतनी ही पुरानी भी। आखिर ये आया कहाँ से? शायद यकीन न हो, लेकिन पुराने जमाने में इंग्लैंड में 1 इंच का मतलब था एक के पीछे एक रखे गए 3 जौ के दाने। सोचिए जरा, इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज अपने आसपास की चीजों से ही माप तौल का जुगाड़ कर लेते थे। अब जहाँ इंच की कहानी खेतों से जुड़ी है, वहीं सेंटीमीटर की कहानी एकदम अलग है। ये किसी खेत से नहीं, बल्कि एक क्रांति की सोच से निकली है। सेंटीमीटर का जन्म हुआ था 18वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। इसे एक बहुत ही लॉजिकल डेसिमल बेस्ड सिस्टम के तौर पर बनाया गया था, जहां हर यूनिट 10 के मल्टीपल में होती है, मतलब 1 मीटर का 100वां हिस्सा। सिंपल और साइंटिफिक। तो अब हम इन 2 अलग अलग दुनियाओं को जान गए हैं, तो चलिए अब उस राज को खोलते हैं जो इन दोनों को जोड़ता है। इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बस एक मैजिक नंबर याद रखना है। सवाल बिल्कुल सीधा है, 1 इंच में आखिर कितने सेंटीमीटर होते हैं? यही वो नंबर है जो इन दोनों अलग अलग सिस्टम्स के बीच एक पुल का काम करता है। और वो मैजिक नंबर है 2.54, यानी 2.54। बस यही है वो नंबर। 1 इंच ठीक 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यही छोटी सी संख्या इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। तो अब इसे बदलना बच्चों का खेल है। बस इतना करना है, इंच में जो भी वैल्यू दी गई है उसे 2.54 से गुणा कर दीजिए। बस जो जवाब आएगा वो सेंटीमीटर में होगा। है ना आसान? ये देखिए कुछ आम उदाहरण। मान लीजिए कोई चीज 5 इंच की है, तो 5 को 2.54 से गुणा करेंगे और जवाब आएगा 12.7 सेंटीमीटर। इसी तरह 10 इंच का मतलब हुआ 25.4 सेंटीमीटर। जल्दी से अंदाजा लगाने के लिए ये टेबल बहुत काम की है। पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भैया कोई मैथ्स की क्लास तो है नहीं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी रोज की जिंदगी में बहुत काम आता है। जरा सोचिए, एक नया टीवी खरीदना है पर स्क्रीन का साइज इंच में है, या किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और साइज चार्ट समझना है। घर बनाने से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑनलाइन शॉपिंग तक ये छोटा सा कन्वर्जन हर जगह काम आता है। तो हमारे पास 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ इंच वाला पुराना मेजरिंग टेप और दूसरी तरफ सेंटीमीटर वाला मॉडर्न रूलर। लेकिन अब हमारे पास वो चाबी है 2.54, जो इन दोनों को एक साथ जोड़ती है। तो आज हमने इंच और सेंटीमीटर के बीच का फासला मिटा दिया है, जिससे दीपा जैसे लोगों के लिए दुनिया थोड़ी कम कंफ्यूजिंग हो गई है। लेकिन ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज की इस ग्लोबल दुनिया में जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि हम सब माप के लिए एक ही भाषा का इस्तेमाल करें?
सोचिएगा जरूर। ये एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है, क्या हमारी मापने की क्षमता ही हमारी कल्पना की सीमा है? क्योंकि इतिहास ने हमें यही दिखाया है, जब जब हम मापने के नए तरीके खोजते हैं तो हम सिर्फ नई दुनिया की खोज नहीं करते, बल्कि हम उन्हें बनाते हैं। हर नया माप हमारे ज्ञान के क्षितिज को और भी आगे धकेलता है।